हेलो दोस्तों। आपने पहले एपिसोड में देखा कैसे एक संतोष नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ एक नए बंगले में रहने के लिए आता है और उस बंगले में उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कहानी का पहला भाग मिल जाएगा, तो जाकर आप पहला भाग देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए फिर संतोष ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा नैनीताल से देहरादून तबादला हुआ है। मुझे एक घर की ज़रूरत थी तो मैंने अखबार में इसका एडवर्टाइजिंग देखा था और मुझे यह घर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। इसका किराया भी शहर से एक घर से बहुत कम है और बजट में भी बहुत अच्छा है। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि मेरा क्लिनिक यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है और मेरा घर भी पास में ही है और मैंने अक्सर देखा यह बंगला खाली ही रहता है। बस साल या 6 महीने ही कोई फैमिली इसमें रहने के लिए आती है, फिर उसके बाद यह खाली ही रहता है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। डॉक्टर तो इतना कहकर चले गए, पर शायद अब संतोष को भी डॉक्टर की बातें थोड़ी समझ में आ गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया यह बंगला ठीक नहीं है या फिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहते, पर कल टैक्सी ड्राइवर गुड्डू ने बताया था और कल रात जो भी प्रीति के साथ हुआ, इसे यह तो पता चल चुका था कि सच में यह बंगला शायद ठीक नहीं है। उसके बाद उसने प्रीति को कहा, चलो मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने, क्योंकि मैं कल भी छुट्टी करी थी और आज थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। बाकी मैं वहाँ से आते ही शहर में कहीं और पता कर लूँगा, शायद कोई दूसरा घर मिल जाए। प्रीति भी संतोष की यह बात सुनकर थोड़ा संतुष्ट थी। उसने कहा, ठीक है, आप स्कूल से होकर आ जाओ, फिर कहीं और देखते हैं। इतना बोलकर संतोष तो स्कूल चला गया, पर अब घर में नेहा और प्रीति ही थे। नेहा इधर उधर खेल रही थी और प्रीति अपने घर का सारा काम वगैरह निपटा रही थी। और घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद प्रीति ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में शायद कोई मूवी देख रही थी, लेकिन चलती टीवी पर अचानक से जो कुछ भी प्रीति ने देखा, उसके बाद प्रीति की आंखें फिर से खुली की खुली रह गई और प्रीति की सांसें मानो अटक सी गई हो, क्योंकि प्रीति ने जो कुछ भी देखा उसके होश उड़ना तो लाजमी ही थे। क्योंकि उसने जो देखा, जो उस रात को कटे सर वाली औरत और उसके 2 बच्चे जो उसने अपने बेडरूम में देखे थे, अब वे टीवी पर ही दिख रहे थे। पहले तो उसने सोचा शायद कोई वहम है, पर वो डरते हुए जो भी चैनल चेंज कर रही थी तो उसे हर चैनल पर बस यही दिख रहा था। पर अभी तक टीवी में वो लोग बस दिख ही रहे थे कि तभी उस टीवी से आवाज़ भी आने लगी। टीवी से यह आवाज़ आ रही थी, यह बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। यह बंगला और किसी का नहीं हो सकता। यह हमारा बंगला है। यहाँ जो आता है वो बस मारा जाता है। प्रीति यह सब आवाज़ सुनकर बड़ी ज़ोर ज़ोर से उस टीवी के सामने ही चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम? तुम कौन हो और क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लेकिन तभी उसी टीवी में से किसी की हंसने की आवाज़, तो कभी किसी के रोने की और चीखते चिल्लाते तड़पने की आवाज़ें आने लगी। और वो बस लगातार एक ही बात कह रही थी कि यह बंगला हमारा है और सिर्फ हमारा है। जो यहाँ इस बंगले को लेने आएगा उसे हम मार देंगे, क्योंकि यह बंगला सिर्फ हमारा है। आवाज़ बहुत खतरनाक और बहुत डरावनी लग रही थी। तभी प्रीति चीखते चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई और नेहा को ढूंढने लगी।
प्रीति की आंखों में से बस आंसू ही बह रहे थे और लगातार रो रही थी। प्रीति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। प्रीति ने बाहर देखा तो बाहर कहीं उसे नेहा नज़र नहीं आ रही थी। उसे अब नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मना करा था उसे कहीं भी जाने से। तभी उसने सोचा शायद वो गार्डन में गई होगी, इसलिए वो भागते हुए गार्डन की तरफ गई, लेकिन गार्डन में भी कोई नहीं था। और फिर उसने बिना देरी किए हुए सीढ़ियों से भागते हुए तीसरे फ्लोर पर पहुंची तो उसको साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी कि 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। प्रीति तुरंत उस कमरे में गई जहां से आवाज़ आ रही थी तो उसने देखा नेहा फर्श पर कुछ लकीरें खींचकर कुछ बनाया हुआ था और उसमें वो एक पत्थर से अकेले ही पिंडो लंगड़ी गेम खेल रहे थे और अकेले ही पता नहीं किससे बातें कर रही थी। जिससे भी बातें कर रही थी उनमें से कोई भी प्रीति को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद प्रीति नेहा के पास गई और उसके गाल पर खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और उसको खींचते हुए नीचे लेकर आई। प्रीति उसको डांट रही थी कि जब तुमको मना किया था अकेले इस घर में कहीं नहीं जाना है तो तुम अकेले क्यों घूम रही हो और बार बार अकेले ही किससे बात कर रही थी? तुम पागल हो गई हो क्या? फिर नेहा ने थोड़े हंसते हुए बोली, अरे मम्मी तुम भी ना, तुम्हें मैंने बताया नहीं था क्या? मेरी वो दोनों फ्रेंड है जिनके साथ मैं खेलती हूँ, नई फ्रेंड है प्रिया और रश्मि। प्रीति ने फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। अगर होती तो क्या मुझे नहीं दिखाई देती? और दोबारा कभी ऐसे अकेले मत जाना। उसके बाद रोते हुए प्रीति ने नेहा को सीने से चिपका लिया। फिर नेहा ने बड़े प्यार से और शांति से कहा, मम्मी वो दोनों बहुत अच्छी हैं और उनकी मामा भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना रश्मि और प्रिया को कि वो मेरी मम्मी से भी मिल लो, लेकिन उसने कहा अभी हम आपकी मम्मी से नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी हमारी और आपकी फ्रेंडशिप हुई है। आपकी मम्मा जब मेरी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लेगी तब हम उनसे मिलेंगे। नेहा ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मम्मी चलो ना, आप भी उनकी मम्मा से फ्रेंडशिप कर लो। वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं यह घर उनका ही है और वो हमेशा से यहीं रहते हैं और हम भी अब उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्रीति को शायद समझ में आ चुका था नेहा को आखिर कौन परेशान कर रहा था और क्यों परेशान कर रहा था, क्योंकि प्रीति ने बेडरूम में भी एक कटे सिर वाली औरत और उसके साथ 2 बच्चे देखे थे और अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर भी तो उसने देखा था। फिर प्रीति ने नेहा को कहा, बेटा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अब किसी दूसरे घर में जाने वाले हैं। आज जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम किसी दूसरे घर में जाकर रहना शुरू करेंगे। यह सुनकर नेहा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नहीं मम्मी, हम यहीं रहेंगे, यह बहुत अच्छा घर है और रश्मि प्रिया भी बहुत अच्छी हैं। इन दोनों से मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई है और उन लोगों ने कहा था कि अब तुम सब हमारे साथ हमेशा रहोगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। बहुत अच्छे हैं वो दोनों। फिर प्रीति ने नेहा को डांटते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ और अंदर जाकर बैठो। लेकिन नेहा रोने लगी और ऊपर के फ्लोर की ओर भागने लगी। प्रीति ने फिर नेहा को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसने हवा में ही इधर उधर देखकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए प्रीति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इसके इतना बोलने के बाद ही थोड़ी देर में ही प्रीति को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रीति ने फिर चारों तरफ देखा और वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस पास में ही नेहा बैठी हुई थी, लेकिन हंसने की आवाज़ बहुत खतरनाक और डरावनी लग रही थी। तभी एकदम से किसी ने प्रीति के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम सब लोग मारे जाओगे। यह बंगला सिर्फ हमारा है और अगर इस बंगले में कोई आ जाए तो वो जिंदा नहीं वापस जाता, क्योंकि बंगला तो सिर्फ हमारा है। और अगर तुम्हें नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश करी तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अगर नेहा को हमसे अलग किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
यह सुनकर प्रीति फूट फूट कर रोने लगी और उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जिसमें उसके पति ने इस घर को किराए पर लिया था। आज पूरा दिन प्रीति का इसी घटनाक्रम में बीत गया। प्रीति बहुत परेशान और डरी हुई थी और आज सुबह से ही उसने कुछ भी खाया नहीं था और ना ही उसको भूख प्यास कुछ भी लग रही थी। और लगभग 2 बजे के करीब दोपहर में संतोष भी स्कूल से वापस घर आ गया और घर में आते ही उसने देखा प्रीति अभी भी बहुत परेशान और दुखी थी। आज जो भी दिन भर से प्रीति के साथ हुआ था वो सब उसने संतोष को बता दिया और संतोष भी अब समझ चुका था कि अब यहाँ से कहीं और जाना ही ठीक होगा, क्योंकि दिन ब दिन उसकी बीवी की हालत अब और ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि वो बस ऐसे ही अनाप शनाप बातें सोच रही थी और ऐसे ही मृत्यु की बातें कर रही थी। संतोष ने भी अब मन बना लिया था कि अब कहीं और घर लेना है। जब सुबह नेहा की तबीयत अचानक ही ठीक हो गई थी, इसलिए संतोष ने अपनी वाइफ से कहा, अब तुम टेंशन मत लो, हम आज या कल ही कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। संतोष ने इतना ही बोला होगा कि जहाँ पर यह दोनों खड़े थे तभी वहाँ छत का पंखा बड़ी ज़ोर से नीचे गिरा पर संतोष बाल बाल ही बचा होगा। अगर वो पंखा संतोष के सर पर गिर जाता तो वैसे ही संतोष का सर फट गया होता। यह देखते ही प्रीति ने कहा, संतोष, यह बंगला बहुत अशुभ है, क्योंकि कल हम यहाँ आए थे और कल से ही हम सबके साथ बहुत अजीब हो रहा है। फिर प्रीति ने संतोष को वो बात बताई जो उसके कान में धीरे से आवाज़ आई थी, अगर नेहा को हम सबसे अलग किया तो कोई नहीं बच पाएगा, तुम सबके सब मारे जाओगे। अब संतोष भी समझ चुका था कि यहाँ रुकना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसी दिन वाला अखबार फिर से देखा और जितने भी घरों के एडवर्टाइजिंग थे उन सबको देखा और बारी बारी से उसने हर एक ऐड पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनमें से कोई भी घर अब खाली नहीं था। जिस भी मकान मालिक से संतोष ने बात करी तो किसी ने कहा, आज ही हमारा घर किराए पर उठा है, पर एक जगह से थोड़ी बात बनी तो उस मकान मालिक ने कहा, हमारे यहाँ कुछ बाहर से गेस्ट आए हुए हैं जिन्हें हमने अपने उसी घर में ही रोका हुआ है और वो लगभग 3 से 4 दिन तक रुकने वाले हैं। अगर आप चाहे तो उसके बाद उस घर में आ सकते हैं। उसके बाद संतोष ने सारी बात अपनी वाइफ को बता दी, लेकिन प्रीति बस इसी चिंता में थी कि 3 से 4 दिन कैसे कटेंगे। यहाँ पर प्रीति ने फिर कहा, संतोष, जब तक हम दूसरे घर में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक तुम स्कूल की छुट्टी कर लेना प्लीज़, क्योंकि अकेले हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। संतोष ने भी प्रीति को इतना परेशान देखते हुए हामी भर दी, लेकिन प्रीति को इस बात की थोड़ी खुशी हुई थी कि चलो कम से कम अब दूसरा घर तो मिल ही गया, बस भगवान यह 3 से 4 दिन सही से बीत जाए। फिर संतोष ने प्रीति से कहा, चलो अब घर तो मिल ही गया है ना, 3 से 4 दिन बाद शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं, जिससे शायद तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर प्रीति ने कहा, हाँ ठीक है, आज डिनर बाहर ही करके आएंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे संतोष ने प्रीति से कहा, चलो अब तैयार हो जाओ डिनर के लिए। फिर नेहा ने कहा, पापा हम घूमने जाएंगे बाहर, यह बात अपनी फ्रेंड को भी बता दूं मैं, उन्हें अभी बोल कर आती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं पापा, उनको भी ले चले क्या हम। इतना ही कहा होगा नेहा ने और फिर प्रीति का पारा पूरी तरह से हाई हो गया। फिर चिल्लाते हुए प्रीति ने कहा, इस लड़की ने दिमाग ख़राब करके रखा है, यह लड़की पागल हो गई है। जब से यहाँ आई है पता नहीं किन लोगों को बुलाने की बात कर रही है और किन लोगों से इसने दोस्ती कर ली है। इतना बोलने के बाद प्रीति थोड़ी ही देर में फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी, संतोष, या तो हमारी नेहा पागल हो गई है या फिर वो लोग हमारी नेहा को हमसे जुदा करना चाहते हैं। वो लोग हमारी नेहा को क्यों बार बार दिखाई देते हैं और नेहा से ही क्यों बात करते हैं। संतोष, कहीं ये लोग हमारी नेहा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। संतोष ने प्रीति को ऐसे रोते हुए और डरते हुए देखा तो संतोष ने कहा, प्रीति ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नेहा को हमसे अलग कर दे
किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी नेहा को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम फालतू में डरना और घबराना बंद करो। चलो बाहर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। और नेहा तुम भी तैयार हो जाओ। और हाँ, ऐसी फालतू की बकवास बंद करो और किसी फ्रेंड को नहीं बुलाना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। ठीक है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। थोड़ी ही देर में प्रीति और नेहा तीनों रेडी होकर बाहर आ जाते हैं और इन तीनों के गेट के पास पहुंचते हैं। तभी नेहा संतोष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और बहुत तेज़ी से घर के पीछे जो एक बड़ा सा गार्डन था उसकी ओर भागने लगती है। संतोष नेहा के पीछे पीछे ही भाग रहा था और आवाज़ लगा रहा था। संतोष और प्रीति दोनों ही यही बोल रहे थे, नेहा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? नेहा क्या हुआ तुमको? क्या हुआ, बोलो नेहा रुको। लेकिन नेहा बिना कुछ बोले ही बस रोते हुए गार्डन की तरफ भाग रही थी। तभी संतोष वहीं पर रुक गया और उसने प्रीति को भी वहीं रोक दिया और फिर उसने कहा, 1 मिनट रुकना, देखते हैं किसको मिलने जा रही है। आज देखते हैं कौन है जो हमारी नेहा को इतना परेशान कर रहा है। पर प्रीति कह रही थी, नहीं संतोष, नेहा को पकड़ लो, वो लोग हमारी नेहा को कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरी बात मानो। संतोष यह वही है, सरकटी बच्ची और उनकी माँ, इसलिए नेहा को ले आओ वहाँ से। लेकिन संतोष इस समय पूरे गुस्से में था और चिल्लाते हुए बोलने लगा, आखिर क्या किया है हमने इन लोगों का, और ये क्यों लोग हमारी नेहा को परेशान कर रहे हैं? आज देख लेने दो कौन है ये, फिर बताता हूँ मैं इनको। संतोष बहुत गुस्से में था। गुस्से में आग बबूला होकर गार्डन के पास ही खड़ा था। संतोष के मुंह में जो भी आ रहा था वह बस वही बोल रहा था। संतोष ने फिर कहा, देखता हूँ आज इनके सर कटे हैं पर मैं सब कुछ काट दूंगा। संतोष अनाप शनाप बोले ही जा रहा था। उसकी वाइफ लगातार रोते हुए बोल रही थी, नहीं नेहा को ले आओ। पर संतोष ना तो नेहा को पकड़ने जा रहा था और ना ही प्रीति को गार्डन में जाने दे रहा था। लगभग 10 मिनट तक संतोष वहीं खड़ा था और प्रीति संतोष के साथ ही थी। और थोड़ी देर में नेहा किसी से कुछ बात करने लगी। यह संतोष ने भी सुना, लेकिन संतोष को वहाँ नेहा के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस आसपास नेहा की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति की तरफ देखा तो वो अपना सर अपने घुटनों के नीचे दबाकर बैठी हुई रो रही थी। फिर संतोष ने जोर से चिल्लाते हुए प्रीति को कहा, देख लो आज किससे बात कर रही हो तुम दोनों ने मुझे परेशान कर दिया है। नेहा बस अकेले ही बड़बड़ाई जा रही है और एक तो तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप बताती हो, यह देखा वो देखा। नेहा को पता नहीं क्या हो गया, मैं आज ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसके संतोष के चिल्लाने से प्रीति ने जैसे ही ऊपर देखा तो प्रीति के होश उड़ गए। फिर प्रीति जोर से चीखते हुए बोली, यही है, देखो यह संतोष, यही है वो लड़कियाँ जिसको मैंने देखा था। उस टाइम इनके सर कटे हुए थे पर अब वो बिल्कुल ठीक है। संतोष वो देखो, यह वही है। प्रीति के मुंह से यह बात सुना तो संतोष तो वैसे ही गुस्से में था, इसलिए उसने प्रीति के गाल पर खींच के एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे क्यों कोई नहीं दिख रहा? तुमने मुझे 2 दिन से बेवकूफ़ बना रखा है, परेशान कर रखा है, अब मैं तुमसे दुखी हो गया हूँ। शायद प्रीति समझ चुकी थी संतोष को वो दोनों लड़कियाँ नहीं दिख रही, बस उसको ही नज़र आ रही है और नेहा पे उनसे बात कर रही थी। तभी संतोष ने नेहा को बड़ी ज़ोर से आवाज़ मारी, नेहा पागल हो गई हो क्या? जल्दी से आओ इधर। इसके बाद नेहा अब शायद अपनी बात ख़त्म करके भागते हुए अपने पापा के पास आई, पर संतोष तो बहुत गुस्से में था। तब उसने नेहा को भी खींच के एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद नेहा रोने लगी। उसने कहा, पापा मुझे गेट पर आंटी ने नहीं जाने दिया था, वो रश्मि और प्रिया की मम्मी ने, और मैं अभी प्रिया और रश्मि से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि हम आज बाहर घूमने जा रहे हैं। फिर संतोष ने दांत पीसते हुए कहा, हो गई बात तुम्हारी, अब चलो। अब संतोष का मूड तो ख़राब हो ही गया था, लेकिन उस वक्त वो थोड़ा बाहर जाना ही चाहता था ताकि शांति उसे भी मिल जाए। और संतोष यह भी सोच रहा था कि उसे नेहा और प्रीति को अब मानसिक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम
संतोष प्रीति और नेहा को लेकर बंगले से बाहर तो आ ही गया, लेकिन अभी भी संतोष गुस्से में ही था और प्रीति लगातार रो रही थी। इसलिए संतोष प्रीति पर चिल्लाते हुए बोला, अब यह रोना धोना बंद करो, क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ तुम लोगों के इस बर्ताव से। पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती हो, जिससे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हम कल ही किसी डॉक्टर से मिलकर बात करेंगे। प्रीति को पता था कि संतोष अब उसे किसी मानसिक रोगी की तरह ही देख रहा है, लेकिन प्रीति तो सब जानती थी कि उसके साथ इतने दिन से जो भी हो रहा था वो कोई दिमाग में बैठे हुए किसी बात का असर नहीं था और ना ही उसका कोई वहम था। पर वो संतोष को कैसे समझा पाएगी कि प्रीति सच कर रही है, क्योंकि संतोष ने भी अपनी आंखों से देखा था नेहा बस हवा में ही बातें कर रही थी और संतोष ने तो अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था जिससे उसे पता चल पाता कि सच में यह बंगला सही नहीं है। यह इस बंगले की वजह से ही प्रीति और नेहा के ऐसी हालत हुई है। लेकिन संतोष पढ़ा लिखा था और आज के ख्यालों का था। एक दिन वो तीनों बाहर घूमने जाने के लिए बाहर सड़क पर खड़े किसी बस का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर में बस आई और वो तीनों बस में बैठ गए और लगभग 5:30 बजे घंटा घर पर उतरे। फिर संतोष प्रीति और नेहा को देहरादून शहर में हर जगह घुमा रहा था, क्योंकि प्रीति पहली बार इस शहर में घूम रही थी और अब उसको भी अच्छा लग रहा था। अब शायद उसका मूड भी सही हो गया था। थोड़ी देर में वो तीनों मार्केट के अंदर गए तो वहाँ बहुत सारे टॉयज की दुकानें को देखकर नेहा जिद करने लगी, पापा मुझे टॉय चाहिए। संतोष ने भी कहा, क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। और उसके बाद वो तीनों दुकान के अंदर चले गए। फिर नेहा ने अपने लिए तो खिलौने लिए ही और उसने कहा, पापा आप रश्मि और प्रिया के लिए भी खिलौने ले लो ना प्लीज़ पापा, उनके लिए भी ले लो। मैंने उनको कहा था जब हम घूम कर आएंगे तो उन दोनों के लिए भी खिलौने लेकर आऊँगी, इसलिए आप उन दोनों के लिए भी ले लो। फिर संतोष ने कहा, बेटा हम उनके लिए बाद में ले लेंगे, पहले आप ले लो, अपने लिए बाद में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन नेहा रोने लगी और जिद करने लगी, नहीं पापा उन दोनों के लिए भी ले लो, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। संतोष बहुत परेशान था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि दुकान में बहुत लोग भी थे। तो उसने कहा, ठीक है उनके लिए भी ले लो। उसके बाद वो दुकान से बाहर निकले और अब संतोष नेहा को बहुत प्यार से समझाने लगा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, वहाँ कोई भी नहीं है, उस घर में सिर्फ हम लोग रहते हैं, कोई और भी प्रिया और रश्मि नहीं है। संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष वही है प्रिया और रश्मि, शायद वो सिर्फ नेहा को ही दिखते हैं और नेहा से ही बात करते हैं, क्योंकि मैंने जब भी उन्हें देखा है सिर कटी हालत में वो लड़कियाँ वैसे ही थी, और जब आज गार्डन में देखा तो बिल्कुल सही सलामत नेहा के साथ खड़ी थी। इतना ही कहा होगा प्रीति ने तो संतोष को फिर से गुस्सा आ गया। फिर संतोष ने कहा, तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारे चक्कर में हमारी बच्ची भी परेशान हो गई और पता नहीं अब क्या क्या अनाप शनाप सोचती है, जो कुछ है भी नहीं, उसके दिमाग में भी तुम्हारे चक्कर से उल्टी सीधी बातें घूमती रहती है। अब चलो आज हम घर जाने के बाद कल सुबह यहीं पर शहर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ आएंगे। प्रीति ने संतोष को इस बार कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि संतोष को समझाना अब बेकार है, क्योंकि संतोष को इन सब बातों पर या जो भी घटनाएं हो रही थी उन पर संतोष को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन प्रीति यह भी जानती थी कि जो कुछ भी उस बंगले से ही जुड़ा है, क्योंकि जब तक वो उस बंगले में थी तो उसके अंदर एक अजीब सा डर और घबराहट था, और जब ही अब वो बंगले से बाहर है तब से ही वो अपने आप को बिल्कुल सही महसूस कर पा रही थी। और साथ ही साथ प्रीति यह भी सोच रही थी, अभी थोड़ी देर में ही फिर से हमें उसी बंगले पर जाना है। यह सोचकर भी उसका मन डर रहा था और घबरा रहा था। तभी नेहा ने कहा, पापा हम बहुत देर से घूम रहे हैं, अब मुझे भूख लग रही है। फिर संतोष ने कहा,
हाँ चलो अब किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर लेते हैं। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए और थोड़ा आगे चलकर अंदर एक साथ टेबल पर बैठकर खाना ही खा रहे थे और इधर उधर की बातें भी कर रहे थे कि तभी प्रीति को ऐसा महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई फुसफुस आ रहा है और अब उसको कान में फुसफुस आने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी। प्रीति के कान में कोई बोल रहा था, अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए आना तो तुम्हें उसी बंगले में ही होगा, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर डरते हुए प्रीति ने थोड़ा बगल में देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसके रगों में चलता खून जम सा गया और उस भरे रेस्टोरेंट में भी प्रीति की चीखें गूंजने लगी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगी। संतोष भी उठकर प्रीति के पास दौड़कर गया और उसने उसे तुरंत थाम लिया। प्रीति डरते घबराते हुए यही बोल रहे थे कि संतोष वो देखो, वो देखो, वो दोनों लड़कियां टेबल पर बैठी है और वो कह रहे थे कि अगर हमने नेहा को उनसे दूर किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा और कह रहे थे कि अगर तुम लोग उस बंगले में आज नहीं गए तो फिर मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें बंगले में आना होगा। रोते हुए प्रीति यह सब बातें संतोष को बता रही थी और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग प्रीति को बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। उसके बाद संतोष ने बिल पे करने के बाद नेहा और प्रीति का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से तुरंत बाहर लेकर आ गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि अब उसे प्रीति की हालत देखी भी नहीं जा रही थी। अभी तक तो संतोष को प्रीति पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब संतोष सोच रहा था ऐसा क्या हो गया प्रीति के दिमाग पर। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को लेकर एक बस पर बैठ गया और वो लोग उसी जगह पर जाकर उतरे जहाँ संतोष का स्कूल था। अब टाइम भी बहुत हो गया था, घड़ी में लगभग रात के 8 या 8:30 बज रहे थे। प्रीति इस समय भी शायद इसी सदमे में थी जो कुछ भी उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ, लेकिन इस बात से थोड़ा संतुष्ट थी कि कम से कम आज तो हमें उस बंगले पर नहीं रुकना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक वो भी डर था जो उसके कानों में सुनाई दिया था कि अगर नेहा को हमसे अलग किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही सब बातें प्रीति के दिमाग में भी चल रही थी। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को बाहर ही रोककर सीधा स्कूल में जाकर उसके गार्ड के पास गया और उसने जो वहाँ देखा मानो उसके होश ही उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून जम सा गया। इतनी देर में जो संतोष प्रीति को यह समझाने की कोशिश कर रहा था यह कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है और तुम्हारे दिमाग पर ही कोई गलत असर हुआ है। पर अब संतोष की भी आवाज़ हलक में ही अटक गई थी और वहाँ डरता हुआ वापस पीछे की तरफ भागा जहाँ बाहर नेहा और प्रीति खड़े हुए थे। लेकिन उसने जो वहाँ देखा वो सब देखने के बाद संतोष को खुद अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो पा रहा था। संतोष घबराता हुआ प्रीति से बोला, प्रीति चलो यहाँ से, चलो कहीं और चलते हैं। फिर प्रीति के बार बार पूछने पर संतोष ने बताया कि उसने जो देखा वो गार्ड नहीं था और उसकी जगह एक औरत बैठी हुई थी जिसका सर कटा हुआ और उसका कटा हुआ सर सामने की टेबल पर रखा हुआ था और उस कटे हुए सर से आवाज़ भी आ रही थी कि भलाई इसी में है, अभी तुम लोग उसी बंगले में लौट जाओ, अभी लौट जाओ, बंगले में नहीं तो मारे जाओगे, अगर बचना है तो अभी उसी बंगले में चले जाओ। प्रीति ने जब सुना तो उसे समझ में आ गया था कि जो अब तक उसके साथ हो रहा था अब वो संतोष को भी महसूस होने लगा और संतोष को भी वो औरत दिखाई देने लगी। उसके बाद संतोष ने प्रीति का हाथ पकड़ा और प्रीति ने नेहा के गोद में उठा रखा था क्योंकि नेहा सो रही थी और उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। प्रीति और संतोष लगातार भाग रहे थे और भागते भागते दोनों बहुत थक चुके थे और प्रीति के दिल की धड़कनें भी बहुत तेज़ धड़क रही थी क्योंकि प्रीति भागते भागते बहुत थक चुकी थी और हाँफ रही थी। तभी प्रीति की नज़र जो उसके साथ संतोष भाग रहा था उस पर पड़ी तो मानो प्रीति के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। उसके बाद प्रीति चीखने चिल्लाने लगी
क्योंकि उसने जो देखा, वो जिसके साथ हाथ पकड़कर भाग रही थी वो एक औरत थी, और वही कटे हुए सर वाली औरत थी जिसको प्रीति ने कई बार देखा था। उसके बाद प्रीति ने एक झटके में हाथ छोड़ा और चीखते चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागने लगी। तभी प्रीति शायद किसी चीज़ से टकराई और वो जाकर बड़ी तेजी से सड़क पर जा गिरी। नेहा जो अभी तक सो रही थी, तभी उसकी भी नींद खुली और वो यह सब देखकर रोने लगी। नेहा रो रही थी। नेहा प्रीति के पास ही बैठकर रो रही थी, पर प्रीति उस समय शायद बेहोश हो गई थी। तभी नेहा ने सुना कि उसकी मम्मी के पास रखा फ़ोन बज रहा है। नेहा ने तुरंत फ़ोन बाहर निकाला। उसको पता था कि शायद ये फ़ोन उसके पापा का होगा, इसलिए उसने तुरंत फ़ोन रिसीव करा और रोते हुए कहा, पापा कहाँ हो आप? दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, नेहा कहाँ हो तुम लोग, और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नेहा ने फिर बताया, मम्मी इधर गिरी हुई है, मम्मी के सर पर चोट लग गई है, मम्मी नहीं उठ रही है पापा, पापा जल्दी आओ, मम्मी नहीं उठ रही है। लगातार नेहा रोते हुए संतोष को फ़ोन पर बता रही थी कि संतोष को यह तो पता नहीं था कि किस तरफ गए हैं और कहाँ पर नेहा और प्रीति है। संतोष ने कई बार नेहा से पूछने की कोशिश करी, पर नेहा ने यही कहा, मम्मी वहाँ पर गिरी हुई है, मम्मी की चोट लगी हुई है, जल्दी आ जाओ। उसके बाद संतोष और उस स्कूल का गार्ड दोनों भागते हुए इधर उधर जा रहे थे। संतोष ने गार्ड को यह कह दिया था कि तुम नीचे की तरफ जाओ, मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ। संतोष ऊपर राजपुर रोड की तरफ तेजी से भाग रहा था और लगातार आवाज़ लगा रहा था, नेहा प्रीति कहाँ हो तुम लोग? तभी शायद नेहा ने अपने पापा की आवाज़ सुनी और वो भी वहाँ से आवाज़ लगाने लगी, पापा पापा हम यहाँ हैं। संतोष ने शायद नेहा को देख लिया था, क्योंकि सड़क पर ही प्रीति गिरी हुई थी और नेहा उसके पास ही थी। उसके बाद संतोष भागता हुआ उनके पास गया और उनसे कहा, क्या हुआ और तुम लोग यहाँ कैसे आए? नेहा ने कुछ नहीं बताया, बस वो रो रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति को गोद में उठाया और उसे बेहोशी की हालत में लेकर स्कूल के पास ले चला। फिर संतोष ने प्रीति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी देर में प्रीति को होश आ गया और प्रीति होश में आते ही फिर से रोने लगी और संतोष की तरफ देखते ही चिल्लाने लगी, छोड़ दो, हमने क्या किया है, मत मारो हमें, छोड़ दो। फिर संतोष ने प्रीति को अपने सीने से चिपका लिया और फिर कहा, क्या हो गया प्रीति, क्या कर रही हो तुम, मुझसे क्यों डर रही हो? लेकिन प्रीति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और प्रीति मानो संतोष से ही डर रही थी, पर संतोष उसे अपने से बिल्कुल दूर नहीं होने दे रहा था। उसके बाद बहुत कोशिश और समझाने के बाद प्रीति ने शायद समझ लिया कि हाँ यही उसका संतोष है, तो उसने जो भी अभी उसके साथ हुआ वो सारी बात संतोष और जो वहाँ गार्ड था उसको बता दी। यह सुनते ही संतोष के दो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि संतोष तो गार्ड के साथ गार्ड रूम में ही था और वो उस रूम की चाबी ढूंढ रहे थे, और चाबी ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई थी और चाबी नहीं मिली तो उसने बाहर निकल कर देखा तो प्रीति और नेहा कहीं नहीं दिख रही थी। फिर संतोष ने बताया कि उसने सोचा कि शायद आसपास कहीं होंगे, पर ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो उसने फ़ोन किया और नेहा ने फ़ोन उठाया। तब जाकर पता चला कि तुम लोग वो उधर राजपुर रोड की तरफ थे और तुम्हारे सर में चोट लगी थी। यह देखकर मैं तुमको उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन प्रीति यह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बहुत खतरनाक और अविश्वसनीय था। तभी स्कूल के गार्डन ने कहा, सर रूम की चाबी तो नहीं मिल पा रही है, पता नहीं कहाँ गई, और रात भी बहुत हो गई है, यहाँ बाहर ऐसे रुकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो भाभी जी की और ना ही नेहा की तबीयत ठीक है, इसलिए आप वहीं चले जाओ। पर अब तो शायद बस भी मिलना मुश्किल है, इसलिए कोई टैक्सी या ऑटो करना पड़ेगा। फिर संतोष ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि रात में यहाँ बाहर रुकना सही नहीं है। फिर संतोष ने अपने मन में ही सोचने लगा, प्रीति की हालत भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसके सिर में भी चोटें लगी है, और फिर उस बंगले में जाने के नाम से भी वो बेचैन ना हो जाए। यही सब संतोष सोच रहा था। लेकिन फिर भी संतोष ने
प्रीति से बात करने की कोशिश करी और कहा, प्रीति हमको अभी उस बंगले में ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ रूम की चाबी भी नहीं मिल पा रही है और ये सरकारी रूम है और इसका ताला भी नहीं तोड़ा जा सकता। इस वजह से रात में यहाँ अब और रुकना सही नहीं है। प्रीति ने संतोष की सारी बात सुनी और उसने भी हाँ में सर हिला दिया। ये लोग करते भी तो और क्या करते, क्योंकि रात में और कहीं भी रुका नहीं जा सकता, इसलिए बंगले में ही जाना सही समझा। उसके बाद संतोष ने आसपास में पता करके एक ऑटो ढूंढ लिया और तीनों ऑटो में बैठकर बंगले की तरफ चल गए। लगभग 10 या 15 मिनट में वे लोग उस बंगले पर भी पहुंच गए, लेकिन बंगले पर पहुंचते ही संतोष के होश उड़ गए क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था। तो लाइट किसने ऑन करी? प्रीति से पूछा, क्या तुमने लाइट ऑफ करी थी क्या? लेकिन संतोष को राहत की सांस मिल गई क्योंकि प्रीति ने कहा, जाते समय उसने ही सारी लाइट ऑन कर दी थी। संतोष, प्रीति और उसकी छोटी सी बेटी नेहा अब फिर से उसी बंगले पर थे जिस बंगले में आने से ही प्रीति के साथ अजीब से अजीब हादसे हो रहे थे। और यहाँ आते ही प्रीति को एक अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन संतोष उसे संभालता हुआ घर के अंदर ले गया। फिर संतोष ने कहा, प्रीति अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, हम जैसे तैसे आज की रात यहाँ बिता लेंगे। कल हम कहीं और घर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे। कल मैं बात करके स्कूल वाले पास में ही रुक जाएंगे जब तक हमें शहर में और कहीं घर नहीं मिल पाता। प्रीति सब कुछ सुन रही थी पर उसके मुंह से इस समय एक भी शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी नेहा, जो अभी तक ऑटो में बैठे बैठे सो रही थी, पर यहाँ आते ही उसकी भी नींद खुल गई और वो घर में पहुँचते ही संतोष का हाथ छुड़ाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, पापा रुको, मैं रश्मि और प्रिया से मिलकर आ जाती हूँ। उनसे मुझे बात करनी है और उनको उनके खिलौने भी दूँगी जो हम लेकर आए हैं। पर संतोष ने प्यार से नेहा को पकड़ा और कहा, बेटा हम थक गए हैं और आप भी थक गए हो, इतनी दूर से घूम कर आए हैं और मम्मी को भी चोट लगी है, इसलिए अभी आराम कर लो, सो जाओ, कल सुबह दे देना, ठीक है? लेकिन वो ऊपर जाने के लिए जिद करने लगी। फिर संतोष के बार बार मना करने पर और डांटने पर भी नेहा बेड पर ही सो गई और संतोष और प्रीति भी बिस्तर पर लेट गए और लेटे लेटे दोनों को शायद नींद भी लग गई थी। वैसे भी थके हुए थे, पर आधी रात में प्रीति की आंखें फिर खुल गई और वो चौंकते हुए उठी क्योंकि प्रीति को शायद महसूस हो रहा था कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। उसने फिर उठकर देखा तो संतोष गहरी नींद में सो रहा था और नेहा भी सो रही थी। फिर प्रीति ने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। संतोष सो रहा था और प्रीति की आंखें खुल गई। अब प्रीति को नींद आना भी मुश्किल सा लग रहा था क्योंकि प्रीति को उस बंगले में अजीब सी घबराहट हो रही थी। पर प्रीति के दिल में एक ऐसी उम्मीद भी थी कि रात अब कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर हम कहीं और रहेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीति यही सब सोच रही थी कि तभी उसके कान में फिर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई और ये आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दी। और ये आवाज़ थी कि तुम यहाँ आए थे अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्ज़ी से, क्योंकि नेहा अब हमारी फ्रेंड है और अगर तुमने नेहा को हमसे अलग करने की कोशिश करी तो यह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। नेहा हमारे साथ ही रहेगी, अब नेहा को कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। यह सुनते ही एक झटके में प्रीति फिर बेड पर उठकर बैठ गई और रोते हुए प्रीति हवा में ही बोलने लगी, हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? क्यों परेशान कर रहे हो हमें और मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? प्रीति के इतना बोलते ही उसी हवा में या फिर कहो उस बेडरूम के अंदर एक जानी पहचानी और डरावनी फिर वही हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे मानो वो हंसने की आवाज़ प्रीति का मजाक उड़ा रही हो और उसको प्रीति को परेशान करने में शायद मज़ा आ रहा हो। हंसते हंसते वही आवाज़ अगले पल में रोने में बदल गई और रोते रोते बोली, अगर तुमने नेहा को हमसे अलग करने की गलती करी, अंजाम बहुत भारी होगा। इतना बोलकर वो आवाज़ फिर से शांत हो गई। उसके बाद प्रीति बेड पर बैठे बैठे रो रही थी और बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। काफ़ी देर तक
प्रीति बेड पर ही बैठी हुई थी। अब उसे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद वो चादर उठकर लेट गई। प्रीति को लेटे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि उसने देखा नेहा अपने बेड से उतरी और वो सीधा रूम खोलकर बाहर निकल गई। प्रीति ने संतोष को न जगाते हुए अपने आप उठी और नेहा के पीछे पीछे जाने लगी। नेहा भागते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर से, फिर सीढ़ी से भागते हुए सेकंड फ्लोर पर, फिर थर्ड फ्लोर पर चली गई। नेहा लगातार भाग रही थी और तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने वहां रुककर एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उस कमरे में नेहा अपने आप को बंद कर लिया और प्रीति नेहा के पीछे पीछे ही भागते हुए आ रही थी और उसने देखा नेहा ने अपने आप को उस कमरे में बंद करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। और प्रीति उस कमरे के पास पहुंचते ही बाहर से ही नेहा को आवाज़ लगाने लगी, नेहा नेहा दरवाज़ा खोलो, नेहा दरवाज़ा खोलो। प्रीति लगातार नेहा को आवाज़ लगा रही थी और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन नेहा को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अंदर से नेहा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। प्रीति रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि प्रीति के इतना आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने के बावजूद नेहा को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। प्रीति पागलों की तरह अपने हाथ पैर जमीन पर पटक रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि तभी अगले ही पल एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही हल्का हल्का सा खुलने लगा और प्रीति अपनी नज़रें गड़ाए दरवाजे को देख रही थी। कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला वैसे ही प्रीति कमरे में जाने लगी। तभी ऐसा लगा किसी ने प्रीति के दोनों पैर पकड़ लिए हैं और प्रीति के पैरों से ही उसे कमरे में ही खींच लिया और उसे घसीटते हुए खींच रहा था कि तभी उसने प्रीति को एक झटके में उस कमरे के अंदर पटक दिया और दरवाज़ा अपने आप कमरे का बंद हो गया। कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी प्रीति को साफ साफ दिख रहा था। प्रीति के बगल में ही वो कटे सर वाली औरत खड़ी थी और उसके पास में ही वही कटे सर वाले उनके 2 बच्चे खड़े थे। प्रीति डरी हुई तो बहुत थी, लेकिन उसने वहाँ से उठकर भागने की जैसे ही कोशिश करी तभी एकदम से प्रीति को पीछे से किसी ने हवा में ही उठा लिया और पंखे के पास ले जाकर एक झटके में ही ज़मीन पर छोड़ दिया। प्रीति बड़ी जोर से फर्श पर गिरी और बड़ी जोर से उसकी चीख निकली। प्रीति दर्द से करा रही थी, लेकिन तभी प्रीति की नज़र ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख इतनी तेज निकली कि मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो, क्योंकि उसने जो देखा उस छत पर पंखे के बराबर में नेहा चिपकी हुई थी और नेहा का सर कटा हुआ था और नेहा का सर पंखे पर रखा हुआ घूम रहा था। और तभी नेहा के उसी कटे सर से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। यह सब देखकर प्रीति अब अपने मन पर काबू नहीं पा रही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बेटी की ऐसी हालत अब उसको देखी नहीं जा रही थी। प्रीति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी नेहा को, आखिर क्यों मारा? मेरी नेहा को तुम लोगों ने क्या करा था? मेरी नेहा ने क्यों मार दिया तुमने नेहा को? प्रीति ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोल रही थी, लेकिन पंखे पर जो नेहा का कटा हुआ सर घूम रहा था उस सर से आवाज़ आने लगी। पहले तो हंसने की आवाज़ आ रही थी और अब नेहा का कटा हुआ सर बोल रहा था, मम्मी बताया तो था रश्मि और प्रिया मेरी फ्रेंड है और अब मैं इनके पास आ गई हूँ। अब हम सब एक साथ रहेंगे। मुझे मारा नहीं है रश्मि और प्रिया ने, मुझे अपने साथ मिला लिया है। अब हम उन सबको मार देंगे जो यहाँ पर आएगा। यह सब देखकर अब प्रीति के मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उसी की बेटी उसके सामने 2 टुकड़े में थी। उसका धड़ अलग था और सर अलग पंखे पर रखा हुआ बोल रहा था। प्रीति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी नेहा का कटा हुआ सर फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोल रहा था, हम सबको मार देंगे जो इस बंगले में आएगा, हम सबको मार देंगे, क्योंकि यह बंगला रश्मि और प्रिया लोगों का है और अब मैं इनके साथ ही हूँ। इतना बोलते ही नेहा का सर एकदम से आकर प्रीति के ऊपर गिरा और प्रीति के हलक से एक बहुत ज़ोरदार चीख निकली और तभी प्रीति की आंखें खुली तो उसने देखा वो तो अभी भी अपने पेट पर लेटी हुई थी और तभी उसके चीखने की वजह से
संतोष की आंख खुल गई और संतोष ने उठते ही प्रीति से कहा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? क्या हो गया? उसके बाद प्रीति ने रोते हुए संतोष से कहा, नेहा कहाँ है? फिर संतोष ने कहा, अरे यह तुम्हारे बगल में ही तो लेटी है। प्रीति ने जैसे ही नेहा को देखा तो उसने उसको अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। प्रीति नेहा को अपने सीने से चिपकाकर ऐसे रो रही थी जैसे वो नेहा से बड़े दिनों बाद मिली हो। उसके बाद संतोष ने प्रीति से कहा, क्या हो गया प्रीति? फिर प्रीति ने जो सपना देखा था वो सब संतोष को बता दिया। उसके बाद संतोष ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रीति तुम यह सब बातें सोचना बंद कर दो। यह सब बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। यह रात तो आज बिता लो, कल हम किसी भी हालत में दूसरा घर ढूंढ लेंगे, फिर वहाँ जाकर रहेंगे। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी बहुत रात हो रही है, तुम सो जाओ। उसके बाद प्रीति चादर ओढ़कर लेट गई, लेकिन वो भगवान से लाख लाख शुक्र मना रही थी कि वो बस एक सपना ही था जो उसने देखा था। पर उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वो सपना देखा था। लेकिन जो भी था, चलो कम से कम वो सपना तो था। इस बात का उसे थोड़ा सुकून था। और अभी प्रीति के लेटे हुए लगभग अभी 5 से 10 मिनट हुए होंगे, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी कि वो किसी औरत की आवाज़ बोल रही थी, जो अभी तुमने सपने में देखा है वो हकीकत में हो जाएगा अगर तुमने यह बंगला अपनी मर्जी से छोड़ने की कोशिश करी और नेहा को हम लोगों से अलग करने की कोशिश करी तो। यह आवाज़ सुनते ही प्रीति फिर उठकर बैठ गई और उसने संतोष से कहा, संतोष तुमने कुछ सुना? फिर संतोष ने कहा, क्या सुना? कैसी बात कर रही हो? फिर प्रीति ने कहा, अभी जो आवाज़ आई थी। फिर संतोष ने कहा, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। फिर प्रीति ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार आवाज़ तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। लेकिन संतोष ने प्रीति को कहा, अरे यह कोई वहम है तुम्हारा, क्योंकि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। और अब तुम सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उसके बाद प्रीति फिर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि एक तो वो पूरा भयानक सपना और दूसरा वो जो उसको अभी आवाज़ आई थी। यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि काश हम यहाँ नहीं आते। यही सब बातें सोचते सोचते जैसे तैसे उस रात को उसकी आंख फिर से लगी और वो सो गई। और फ़ोन की घंटी बजने की वजह से जब प्रीति की आंख खुली तो उसने देखा कि अब उजाला हो गया था और उसके सामने घड़ी पर उसने समय देखा तो सुबह के 8:30 बज रहे थे। उसके बाद संतोष आया, प्रीति और नेहा दोनों को उठाया और कहा, देख लो अब आज कितनी लेट हो गई है। फिर प्रीति ने कहा, कल हम देर से घर लौटे और कल मेरी रात में कई बार आंख भी खुली थी, इसी वजह से आज बहुत लेट हो गई है। फिर संतोष ने कहा, चलो अब उठ जाओ। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए प्रीति से कहा, तुम जब तक उठो और फ्रेश हो जाओ तब तक मैं बाहर के दुकान से चाय बनाने के लिए दूध वगैरह ले आता हूँ। उसके बाद आज हमें कहीं और घर देखना है और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलता तब तक हम आज से ही अपना सामान वगैरह लेकर स्कूल के उस सरकारी रूम में ही शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर संतोष घर से बाहर रोड पर दुकान में चला गया दूध लेने के लिए। और जब संतोष वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा उसके घर के पास आ रहे थे। संतोष ने भी थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर उस बाबा को देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वह कुछ अजीब सी हरकत कर रहे थे। उसके बाद संतोष बाबा के पास गए और उसने कहा, हाँ बाबा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? फिर बाबा ने संतोष की तरफ देखा और कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे भी पता है, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है। बहुत खतरा है यहाँ पर, सबकी जान खतरे में है, बचाना होगा सबको। संतोष को उसकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए फिर संतोष ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा, किसको बचाना होगा और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, चलो हटो, आगे से अंदर जाने दो। लेकिन साधु बाबा ने फिर संतोष को कहा, जानकर भी इतना अनजान मत बनो,
नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। अगर तुम खुद को और अपने बीवी बच्चों को इस संकट से बचाना चाहते हो तो तुम्हें बाहर आना ही होगा, क्योंकि तुम सब एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तुम इस बंगले में अपनी इच्छा से आ तो गए हो, लेकिन अपनी इच्छा से शायद जा नहीं पाओगे। संतोष को पहले तो ऐसे किसी दबाव पर कभी भरोसा नहीं होता था, पर यहाँ आने के बाद जो अब उसकी बीवी और बेटी के साथ हो रहा था, वो सब बातें संतोष को मानने पर मजबूर कर रहे थे। उसके बाद संतोष ने तुरंत भागते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो। आपको कैसे पता कि हम इस बुरे संकट में फंस गए हैं? और बाबा हम कैसे बचेंगे हम इस बुरे दौर से? फिर उन साधु बाबा ने बस एक ही बात कही, सबकी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, उस पर भरोसा रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। चलो अभी देखते हैं। उसके बाद संतोष बाबा को अपने साथ उस बंगले के अंदर ले गया। संतोष और बाबा जैसे ही बंगले के अंदर जा रहे थे, वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे बंगले के अंदर मानो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी हो। यह सब आवाज़ सुनकर संतोष बहुत डर गया था। उसके बाद संतोष घर के अंदर भागने लगा और आवाज़ लगाने लगा, प्रीति, नेहा, तुम लोग ठीक हो? लेकिन तभी बाबा ने संतोष को पीछे से तुरंत पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी बीवी और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। यह आवाज़ उनकी नहीं है, यह आवाज़ तो उनकी है जिनका यह बंगला है। फिर संतोष ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब किसका घर है? फिर बाबा ने कहा, चलो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा ने इतना कहा। इसके बाद बाबा और संतोष घर के अंदर बरामदे में आ गए। बाबा के वहाँ पहुँचते ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगी। इससे पहले यह आवाज़ संतोष को नहीं सुनाई देती थी, बस प्रीति ही संतोष को बताती थी इन सब आवाज़ों के बारे में। लेकिन आज जब बाबा को लेकर संतोष घर के अंदर यहाँ पर आया, तब से उसे भी यह सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संतोष और बाबा के वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद वहाँ प्रीति और नेहा भी आ गए। उनके वहाँ आते ही संतोष ने प्रीति को बताया कि प्रीति, बाबा जी मुझे बाहर मिले थे और ये हमको इस घर में ही हो रही सभी समस्या से बचाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और बाबा को सब पता है कि यहाँ जो हो रहा था। यह सब सुनकर प्रीति रोने लगी और उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए और फिर उसने कहा कि बाबा आप बचा लो हमें और हमारी बच्ची को भी, क्योंकि जब से हम इस बंगले में आए हैं तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिर बाबा ने प्रीति और संतोष, नेहा तीनों को देखा और कहा सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि यह जो बंगला है यह उन्हीं लोगों का है जो आज से 25 साल पहले संगीता और उनकी 2 बच्चियाँ रश्मि और प्रिया यहाँ रहा करते थे। वो तीनों बहुत खुश रहते थे। रश्मि और प्रिया इस पूरे बंगले में ऊपर नीचे खेला करते थे, क्योंकि उनका ही घर था। कुछ साल पहले उनके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से संगीता ही अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती थी और यहीं पर अपने बंगले में रहती थी। संगीता के पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसने नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर का हिस्सा किराए पर दे रखा था। किराया भी अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे संगीता का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसको संगीता ने अपना बंगला किराए पर दिया हुआ था, वो किराया नहीं दे रहा था और उसने कुछ कानूनी कार्रवाई करके वो बंगला अपने नाम करवा लिया था। और वो उसको और उसके बच्चों को इस बंगले से निकलने के लिए कहने लगा। लेकिन संगीता ने भी कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह घर हमारा है। लेकिन संजय प्रसाद ने उस बंगले पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। उसने संगीता से कहा कि बस 3 से 4 दिन के अंदर तुम यह घर खाली करके चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगीता अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती, क्योंकि वो हमेशा से इसी घर में थी और जिसको उसने घर किराए पर दिया हुआ था, आज वो बेईमानी करके उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल रहा था। संजय प्रसाद को जब यह यकीन हो गया कि ऐसे तो संगीता यहाँ से नहीं जाएगी, इसका कुछ करना ही होगा, तो उसने एक दिन रात में लगभग 11 या 11:30 बजे, तभी जब संगीता उसके बच्चे सो रहे थे,
वो सब तीसरे फ्लोर पर ही रहते थे। संजय ने एक प्लान बनाया कि आज से इनका काम तमाम कर देंगे। संजय प्रसाद अपने हाथों में एक तेज धार वाला औजार लेते हुए तीसरे फ्लोर के बेडरूम के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटा रहा था। दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनकर संगीता ने अंदर से ही कहा, कौन हो? फिर बाहर से संजय ने कहा, 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलना थोड़ा काम है। इन सब मंसूबे से बेखबर संगीता ने संजय प्रसाद जैसे ही दरवाज़ा खोला, अपने हाथों में जो औजार लिया हुआ था उससे लगातार संगीता के गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे तुरंत संगीता की गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने से पहले ही, यानी मरने से पहले, संगीता ने कहा था, तू जिस लालच की वजह से मुझे मार रहा है वो तेरा मंसूबा कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह बंगला हमारा ही है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। तुम मुझे मार देगा लेकिन बाद में तू भी मारा जाएगा और मेरा ये श्राप है। यह आखिरी आवाज़ ही थी संगीता की, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्दन कट चुकी थी और पूरे बेडरूम में खून ही खून था। उसके बाद उसके चीखने की आवाज़ से उसके दोनों बच्चे भी जाग चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि उनकी मम्मी की हत्या कर दी है संजय ने। उसके बाद संजय ने रश्मि और प्रिया के भी उसी हथियार से उसी समय गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक साथ तीनों लोगों की हत्या करने के बाद उसने उन तीनों की आधी कटी लाश पास के ही साल जंगल में डाल दी। उसके बाद उनकी लाशों को तो जंगली जानवर खा गए और कानूनी रूप से भी संजय ने इस घर को अपना हक जमा लिया था, इसलिए पुलिस ने भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। लेकिन यह भी है कि उस घटना के 1 हफ्ते बाद ही पहले संजय प्रसाद, फिर धीरे धीरे जो भी उसके परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बीवी बच्चे, सभी की मौत हो गई और उसके बाद यह बंगला बंद रहता था। लेकिन संजय प्रसाद के भाई मनोज प्रसाद ने इस बंगले को किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उसने यह बंगला किराए पर दिया था उस व्यक्ति के 5 से 6 दिन के अंदर ही मौत हो गई थी। बाबा यह सारी बात बता ही रहे थे कि, लेकिन यह सब बात बताते हुए अचानक से उस बाबा की आवाज़ बदल गई और डरावनी, खतरनाक और भयानक आवाज़ में बाबा बोलने लगे, और अब तुम सबकी बारी है, तुम भी मारे जाओगे, अब तुम सब मरोगे। बाबा ने इतना ही बोला होगा कि प्रीति और संतोष ने उस बाबा के चेहरे की तरफ देखा तो दोनों के होश ही उड़ गए, क्योंकि संतोष ने जिस बाबा को अपने साथ लेकर आया था, देखते ही देखते वो बाबा उसी कटे सर वाली औरत में बदल गया। और फिर उसके बाद देखते ही देखते उस ड्राइंग रूम में डरावनी हंसी की आवाज़ें आने लगी। फिर हंसते हंसते अब बोल रहे थे कि बस आज तुम लोग मारे जाओगे, अब नहीं बचेगा कोई। तुम यहाँ आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी मर्जी से जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि यह बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर कोई यहाँ रहने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। इतना बोलने के बाद उसी कटे सर वाली औरत ने संतोष को हवा में ही उठा लिया। संतोष चीख चिल्ला रहा था और रहम की भीख मांग रहा था, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। नेहा और प्रीति भी रो रही थी, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। संतोष को उसने हवा में ही उठाया हुआ था और पूरे हॉल में उस कटे सर वाली औरत के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी और वो कह रही थी, सबको मार देंगे हम, अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हवा में ही उठाते हुए संतोष को वह सर कटी औरत ऊपर ही ऊपर तीसरे फ्लोर पे ऊपर छत पर लेकर चली गई। प्रीति और नेहा भी सीढ़ी से भागते हुए तीसरे फ्लोर पर पहुंच गई। फिर वही सरकटी औरत ने संतोष को उस तीसरे मंजिल की छत से सीधे नीचे सड़क पर ऊपर से ही छोड़ दिया और उसके साथ संतोष की फिर वो एक आखिरी जोरदार चीख निकल गई। यह देखकर प्रीति और नेहा दोनों ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और वे तुरंत प्रीति नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी। नीचे सड़क पर जाने के लिए वो सीढ़ियों से लगातार नीचे उतर रही थी और उसने नेहा को गोद में उठाए हुए थी, लेकिन तभी किसी ने प्रीति को उसके पैरों को ही पकड़ के ऊपर हवा में उठा लिया और तभी उसकी गोद से नेहा वही सीढ़ियों पर गिर गई। और उसके बाद वो सरकटी औरत प्रीति को भी बंगले के छत पर ले गई। फिर उसने प्रीति को भी उस बंगले से नीचे फेंक दिया। उसके बाद प्रीति की जोरदार तड़पने और चीखने की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज गई
पर प्रीति शायद काफ़ी देर तक तड़पती रही और चिल्लाती रही, लेकिन उधर पीछे की तरफ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी और प्रीति ने भी अपना वहीं दम तोड़ दिया। पर नेहा अभी भी वहीं पर थी और रो रही थी। पर कुछ देर बाद लोगों ने सड़क की तरफ पीछे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई देखी तो उन्होंने तुरंत उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद पुलिस ने वहां आकर जांच पड़ताल करी और लोगों ने भी बताया कि यह दोनों अभी इसी बंगले में नए आए थे। उसके बाद पुलिस ने मकान मालिक मनोज प्रसाद को बुलाकर फिर उन्होंने बंगले के अंदर देखा तो वहां अंदर एक छोटी बच्ची यानी नेहा की भी लाश सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि नेहा का तो सर कटा हुआ था, यानी उस सर कटी हुई औरत ने संतोष और प्रीति को उस बंगले से बाहर फेंक दिया और नेहा को अपने साथ ही रख लिया क्योंकि नेहा उन्हें पसंद थी। उसके बाद संतोष और प्रीति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मौत काफ़ी ऊपर से गिरने से हुई है और नेहा की मौत गला काटने की वजह से हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 2 साल तक वो बंगला बंद था, पर अब फिर से उस बंगले के मकान मालिक ने अखबार में उस बंगले का एडवर्टाइजिंग शुरू कर दिया। यह बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है और देहरादून में सबसे कम किराए में है। क्या आप भी यहाँ रहना चाहेंगे?